नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में परीक्षा में जो है बेहतर अंक लाने के लिए या उस परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी गहरी समझ विकसित करने के लिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर के उसके क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना चाहिए। और इससे ये पता चल जाता है कि कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं या किस टाइप के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों मैं आप लोगों को ईवीएस के जितने पेपर हुए हैं प्रयास करूंगा अधिकतम प्रश्न आपको उपलब्ध करा सकूं और साथ में यह भी देख सकें हम लोग कि कैसे प्रश्न जो है बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग दिनांक 9 दिसंबर 2018 का पेपर हल करेंगे और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह रिपीट प्रश्न है। बार-बार मतलब इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, अर्थात आपको इस टाइप के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो चलिए जो है इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, ये है आपका बिहार राज्य। तो मैंने कहा है जहां से आपको देखना है ऐसे आप उस पे प्लस का निशान बना लो ये। और ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, मतलब इस तरफ आप देख रहे हो। और ये है आपका गोवा, छोटू सा, और इस तरफ आप देख रहे हो। ऊपर को बोलते हैं उत्तर, नीचे को देख बोलते हैं दक्षिण, इस साइड को बोलते हैं पूर्व और इस साइड को बोलते हैं पश्चिम। अब ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है जम्मू कश्मीर। तो क्या हो गया भाई उत्तर? पहला उत्तर होगा उत्तर और पश्चिम के बीच, अर्थात उत्तर पश्चिम। और दूसरा जो गोवा है वह दक्षिण पश्चिम बिहार के सापेक्ष है। ठीक है, तो हम लोग को उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है मित्रों, देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किस जगह है? ऑप्शन नंबर सी में है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अब ये प्रश्न सही कैसे होंगे मित्रों? ये प्रश्न सही तब होंगे जब हम भारत का मैप देख सकें, अच्छे से समझ सकें। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमे होगी? वाष्पीकरण मतलब जब कोई जल रखा हुआ है और वो धीरे धीरे क्या हो, वाष्प बन के ऊपर उड़ जाए। ठीक है, तो ये धीरे कब होगी? ध्यान से देखिए। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। जैसे आप पहले एक गिलास पानी लिया हुआ था आपने और अब क्या कर दिया कि उसको आपने एक प्लेट में डाल दिया, थाली में डाल दिया और ऊपर से तापमान भी बढ़ा दिया है आपने। तो ये बताइए, जब आप गिलास में रखे थे पानी को और अब आपने सतह क्षेत्र बढ़ा दिया, थाली में रख दिया, तो कहाँ जो है स्पीड बढ़ जाएगा? तो इस वक्त जो है आपका जो ये वाष्पीकरण है वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, मतलब ए किसी कीमत पर सही नहीं होगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तो तापमान घटा दोगे तब तो ठीक है। तो अभी जो है इसको रोकते हैं। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। अभी भी देखिए यहाँ सतह क्षेत्र तो घटा रहे हैं जो कि ठीक है, पर तापमान बढ़ा दिए इनकी तरह। यहाँ सतह क्षेत्र बढ़ा है पर तापमान घटा दिए, तो ये दोनों को रोको अब। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि दो या दो से अधिक ऑप्शन सही हो, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अब देखिए आप, पहले आपने क्या किया था, आपके पास एक इतने बड़े बर्तन में था, अब आपने उसको इतने छोटे से बर्तन में, मतलब जिसकी डायमीटर कम हो, उसमें रख दिया और ऊपर से तापमान भी कम कर दिया। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। कैसे? सतह क्षेत्र भी कम कर दिए हैं, तापमान भी कम कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब जो है पानी वाष्प नहीं बनेगा, वो या मतलब धीरे धीरे बनेगा, तो गति धीरे हो गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी। तीसरे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट स्थान की, दूरी की, दिशा की जो है सापेक्ष स्थिति की, मतलब दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ उत्तर में है, क्या है, पूर्व में है, ठीक है, जम्मू उत्तर में है, श्रीनगर उत्तर में है, तो इस तरह की चीजें अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, कोई स्टूडेंट कर लेता है, तो हम क्या मानेंगे उसकी कैसी कौशल, कैसा स्किल जो है बेहतर है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? बी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? चित्रण कौशल। अगला प्रश्न है मित्रों, आप पॉज करके इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो, लेकिन मैं सिर्फ, चूंकि समय बहुत हो जाएगा तो मैं सिर्फ हिंदी पढ़ रहा हूं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? सिफारिश जो है हुई थी 1975 में। इसका सही आंसर है 1975 में जो है इसकी सिफारिश की गई थी। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जो फिलहाल मैं आपको आंसर बता दूं, उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसका रिवाज है। वहां पर लोग क्या करते हैं, जो कृषक होते हैं या वहां के जो निवासी हैं, वो किसी एक विशेष क्षेत्र में जंगल को, पेड़ पौधों को काटते हैं और वहां पर खेती करते हैं, और खेती करने के बाद उसको छोड़ देते हैं और जो है किसी दूसरे प्लेस पे ऐसा काम करते हैं। फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, फॉरेस्टेशन हो जाता है और दूसरे प्लेस पे वो लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी बांधों में से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, जो
नदी पर बांध बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है, उसके लिए कौन सा कथन गलत है? सत्य नहीं का अर्थ गलत है। तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट ही क्या है दोस्तों? गलत है। लेकिन ऐसे क्या है कि अभी तो आंसर पता है लोगों को, तो इसको हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं और कुछ ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर उसके एलिमिनेट करके देखते हैं कैसा जो है सही आंसर निकलता है। डी ऑप्शन देखिए पहले, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। ये बात तो सही है, जो वहां पर पहले से रह रहे हैं बांध की वजह से उनको डिसलोकेट होना पड़ता है, तो ये कथन सही है, पर वो कह क्या रहा है? गलत कथन। तो अपना आंसर डी नहीं हो सकता। उसके बाद जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, तो ये भी सही है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो सही कथन है, अर्थात ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यह, अब देखिए आप दो एलिमिनेट कर चुके हैं, अब आपका आंसर 50-50 हो गया। अगर आप मान लीजिए कंफ्यूज थे कौन सा सही जवाब है, तो आप 50-50 पे पहुंच गए हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, बात सही है, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण तो नहीं फैलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी सही हो गया, तो ये जवाब भी अपना गलत हो जाएगा। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, और इसी वजह से बांधों का बहुत विरोध होता रहता है, कई लोग करते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया गया है, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए, और उसका बहुत बहुत सालों से विरोध हुआ था। अब दोस्तों एक हम टू द पॉइंट लगाए हुए हैं, इसको आप देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं एवं ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं? तो पहले ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं वो देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जा सकता है। जल वाष्प, अब इसको अगर ऑप्शन में देख ले तो घबराइएगा नहीं, जब वाटर गैसियस फेज में है तो वो भी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये भी कैसा है? ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। और नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O, ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। ओजोन का दोस्तों सूत्र है O3, और ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन के बारे में एक बात मैं और आपको बता दूं, पृथ्वी के, जो पृथ्वी है अपना अर्थ है, तो इसके एकदम शुरुआत में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। ठीक है, और उसके ऊपर जो होता है स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ पर ओजोन की एक लेयर पाई जाती है इसी गैस की, और ये हमें सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करता है। लेकिन यही ओजोन अगर हमारे क्षोभ मंडल में आ जाता है तो इसको हम लोग प्रदूषक मानते हैं। सोचिए, इसका स्थान बदलते ही हम इसको क्या मानने लगे? प्रदूषक। जो अभी जीवन रक्षक था और स्थान बदलने के बाद क्या हो गया? प्रदूषक हो गया। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? आपने गैसेस तो देख लिया। ग्रीन हाउस प्रभाव यह है कि सूर्य के द्वारा ऊर्जा जो है पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी जो है इस ऊर्जा को वापस कर देती है। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं तो ये गैसेस इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे क्या होता है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण क्या होता है? बढ़ने लगता है तापमान। वातावरण में क्या बढ़ने लगता है? तापमान बढ़ने लगता है। और जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो पिघलने लगते हैं, और बर्फ के टुकड़े पिघलेंगे तो जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, और जल स्तर अगर बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूबने लगेंगे और जीवन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये गैसेस कैसे हैं? कौन कौन से गैस जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं? इनका नाम मैंने आपको याद करवा दिया है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, अब आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या है? ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो आमतौर पे ऐसे प्रश्नों को मैं आपको बता दूं, उपयुक्त सभी हो जाता है, लेकिन ये आप सदैव सत्य मत मानिएगा, जैसे कभी ना आ रहा हो और कंफ्यूज है तब की स्थिति है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपसे कहा CO2, मीथेन CH4, वाटर वेपर H2O, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अब आते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न में। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? जो ठंडे रेगिस्तान है भारत में ठंडा रेगिस्तान कहाँ मौजूद है? ऊपर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लद्दाख रीजन में है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसका सही रीजन क्या है? जो रेगिस्तान है दोस्तों भारत में, वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? जैसे मान लीजिए इधर से नम हवाएं आ रही हैं, नम हवाएं मतलब उन हवाओं में नमी है, और ये जब इससे टकराती है पर्वत से और ऊपर जाने लगती हैं, इस पर्वत से टकराई और धीरे धीरे क्या हो गया? ऊपर जाने लगी। ऊपर जाने लगती है तो टेम्परेचर कम होता है, और जिसकी वजह से यहीं पर उनसे बारिश होने लगती है। यहाँ पे क्या हो गया? बारिश होने लगी। और अब जब हवा इधर साइड जा रही है तो उसके पास नमी नहीं है, तो यहाँ पर बरसात नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये मानसून से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, तो इस एरिया को बोलते हैं रेन शैडो जोन, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। तो देख लेते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया वृष्टि छाया, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारण यहाँ पे होगा दोस्तों? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार कारण है? तो यहाँ ध्यान देना है, जो ताजमहल है दोस्तों, उसके चारों तरफ कारखाने हैं, जिनमें से एक मेजर कारखाना है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, या सिर्फ मथुरा रिफाइनरी आपने सुना होगा। ये एनसीईआरटी वगैरह में देखने को मिल जाता है दोस्तों ये कारण, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो उसका सबसे जो बड़ा रीजन है दोस्तों, वो सल्फर डाइऑक्साइड है। उस रिफाइनरी से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, और जब बरसात होती है तो बरसात का मतलब पानी H2O, तो ये मिल के दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO3, ठीक है, तो कुल मिला के एसिड बनाते हैं, और इसी एसिड की वजह से जो सफेद संगमरमर है वो कोरोड हो जा रहा है, क्षरण हो जा रहा है उसका, और रंग कैसा हो जा रहा है दोस्तों? पीला हो जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अब थोड़ा सा ये, चूंकि ईवीएस का शुरुआत के दौर में पेपर बार बार ऐसे ही बदल रहा है, आप देख रहे हैं, अभी तो ट्रेन वगैरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, औसत चाल बताइए। उसके बाद दोस्तों अभी एक दिशा वाला पूछता है कि 100 मीटर इधर गया, फिर उत्तर चला गया, ठीक दक्षिण चला गया। तो पहले 2018 में एक प्रश्न पूछा गया है, गोल गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो दोस्तों गोलकुंडा जो किला था उसको काकतीय राजवंश ने बनवाया था। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने बनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कह रहे हैं घनत्व दिया गया है दोस्तों, और आयतन दिया गया है, तो इसका द्रव्यमान पूछ रहे हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है घनत्व का, द्रव्यमान द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो दोस्तों ये घनत्व का सूत्र है, घनत्व का। तो यहां पर घनत्व आपको दिया गया है 15 ग्राम पर ml, यहां क्या दिया गया है? 15 ग्राम पर ml, और आयतन कितना दिया गया है दोस्तों? द्रव्यमान कितना दिया गया है नहीं पता, द्रव्यमान पूछ रहे हैं तो x कर लो। आयतन कितना है? 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3, तो 15 तिया 45, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? 45 ग्राम। फिर से देख लीजिए, घनत्व के स्थान पे हम लिखेंगे 15 ग्राम प्रति ml ना, प्रति ml का मतलब ग्राम बटे ml, बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है तो हम x मान लेंगे, बटे आयतन, तो ये क्या हो गया? 3 ml। यहां देखिए, यहां पर भी हर में है ml, यहां पे भी हर मतलब डिनोमिनेटर में है ml, तो x बराबर, अब यहां सिर्फ 3 बचा है तो 3 को इस साइड ले आओ, तो 15 गुणे 3, और यहाँ का g ऑलरेडी बचा हुआ था, तो 15 तिया कितना हो गया? 45, और इसका मात्रक क्या लगा है? ग्राम। तो वजन कितना आ गया दोस्तों? 45 ग्राम। तो सही उत्तर क्या हो गया? 45 ग्राम। ठीक है, पानी का जो घनत्व है वो 1 ग्राम प्रति ml है, मतलब कि 1 ml अगर आप पानी लेंगे तो उसका वजन 1 ग्राम होगा। अगर आप 1000 ml पानी लेंगे तो उसका वजन 1000 ग्राम होगा, मतलब 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो होता है। हर चीज का नहीं होता ऐसे, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दोस्तों दो राशियां होती हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब कि अब इंग्लिश में ही समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर दिया हो तो उसको सदिश बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ एक ही हो उसे क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मास। मास क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इससे जो है कुछ ऐसा भान नहीं होता, जैसे किसी ने कह दिया 4 किलो, तो 4 किलो से ये नहीं पता चल रहा है कि वो 4 किलो क्या है, 4 किलो तो 4 किलो। लेकिन अगर कोई कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, तो इससे ये पता चल रहा है कि कोई भी चीज पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो इसमें क्या है? डायरेक्शन का समझ में आ रहा है, डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। जब भी गुरुत्वाकर्षण आएगा तो आप ये थोड़ी ना सोचेंगे कि सेब पेड़ से गिरा तो वो ऊपर उड़ गया, वो तो नीचे आएगा, तो डायरेक्शन पता चल गया। मोमेंटम संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, तो ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। भार और द्रव्यमान में अंतर है दोस्तों, भार और द्रव्यमान में अंतर है। द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु में कितना मैटर उपस्थित है, कितना पदार्थ उपस्थित है, जबकि भार क्या होता है? यही पदार्थ जब पृथ्वी के द्वारा खींचने लगता है तो उसे भार कहते हैं। तो जो हम लोग वजन कराते हैं अपना, तो एक्चुअली भार रहता है अपना, जो है मास नहीं रहता है। अब आप ये जान सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 60 किलो का हूं, तो चंद्रमा पे जाऊंगा तो मैं 1/6 हो जाऊंगा अपने वजन का, अर्थात 60/6, तो कितना किलो को हो जाऊंगा चंद्रमा पर? 10 kg हो जाऊंगा। तो ये ध्यान रखना है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है अपारदर्शी। दोस्तों अगर आप अपने आंख के सामने एक किताब लगा लीजिए जिसमें कुछ पेज हों ढेर सारे, तो क्या आप उसके पार देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, तो ये अपारदर्शी हो गया, ओपैक हो गया। पारभासी क्या होता है मित्रों? जिससे थोड़ा बहुत आर पार दिखाई पड़े, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज हो गया, पॉलिथीन हो गया। पारदर्शी जिससे दिखाई दे, और बाकी उत्तल और अवतल तो दर्पण और लेंस होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो देखिए अभी बात हो ही रही थी, तो ये प्रश्न आपको देखना है, ध्यान से देखिए।
मैंने कहा कि आपका भार यहाँ पर पृथ्वी पर जो है, तो हम मान लेते हैं x। अगर इस भार को 1/6 से गुणा कर दें तो किसका भार निकल जाएगा? चंद्रमा का भार निकल जाएगा। तो हमारा चंद्रमा का भार आ रहा है 10 किलो, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया गया है। देखिए, पृथ्वी पर जो भार हो उसका 1/6 कर लो, इतना भार कम हो जाएगा चंद्रमा पर। तो देखिए ये हो गया, तो x बराबर, ये यहाँ पर देखिए भाग है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। और 10 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे आप लोग तो क्या आएगा? 60 किलो। अर्थात वह व्यक्ति कितने किलो का था पृथ्वी पर? 60। और इसका 1/6 चंद्रमा पर कितना हो गया? 10 किलो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक विलेय, विलेय मतलब चीनी, का विघटन दर पर निर्भर करता है। विघटन दर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये देखना है हम लोगों को दोस्तों। चीनी कहने का अर्थ है कि विलेय मतलब जो घुलाया जा रहा हो, और यहाँ जैसे हम शरबत बना रहे हैं तो चीनी विलेय हो जाएगा और जो पानी है वो विलेयक हो जाएगा। तो दोस्तों ये निर्भर करता है सरफेस एरिया पर, सतह क्षेत्र पर, कितने सतह क्षेत्र पर हम कोई चीज घुला रहे हैं सॉल्यूट को, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतह क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देखिए, हिंदी वाला ही पोर्शन पढ़ेंगे वरना ऑप्शन नहीं दिखेगा। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो पेड़ों का संरक्षण करना है और सुषमा चाहती है कि उसके छात्र संवेदनशील बने। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना। कक्षा में बहस कर दिया जाए कि नहीं, पेड़ पौधे बहुत उपयोगी हैं, इनसे हमें फल मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है। समूह चर्चा कराएं, सेम बात हो गई, बहस समूह से चर्चा। अच्छा खुद देखिए आप, सेम हो गया तो मतलब अब दो ऑप्शन तो सही नहीं होगा, तो मतलब कि ये दोनों क्या है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि गलत हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन की तरफ। पोस्टर बनाना। आप समझिए कि पोस्टर बनाकर क्या कोई जो है मतलब इसके लिए जागरूक हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा। ऐसे में जो है अगला देखते हैं, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो बच्चे को दिखाया जाए कि भाई चलो एक सीड, एक प्लांट लेके आते हैं, छोटा सा उसको लगाया जाता है, फिर दिखाया जाए कि इनको कैसे जो है ग्रो करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बच्चा उस पेड़ पौधे से क्या होगा? जुड़ पाएगा और जो है उसके प्रति वह संवेदनशील हो पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों ना, कोई कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसको हम एलिमिनेशन करके भी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ एक से लेके ये ए से सी तक के ऑप्शन बिल्कुल उचित नहीं लग रहे थे डी के कंपेयर में। ठीक है, डी सही है, वो कंफर्म है, बस आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी किया जा सकता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ध्यान से देखिए, पाठ्यचर्या से बाहर नहीं जा सकते आप, पाठ्य पुस्तक से जो है बाहर जा सकते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। किसने, कितने लोग? पिता, माता और वो बच्चा क्या है? एकल परिवार है। देखिए चेहरा भी बन गया। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब यहां ध्यान से देखिए, परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। देखिए अब असंवेदनशील क्या है, तो इस ढंग से डायरेक्ट तो नहीं बताना चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ पे आपको यही सोचना है कि उसने ऐसे ही पढ़ाया है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी का अर्थ होता है दोस्तों इंक्लूड करना, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करना समावेशी कहलाता है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, ये गलत है। ठीक है, ये परिभाषा भी उसकी सही नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग और या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त, उपर्युक्त सभी। देखिए दोस्तों, इसमें चित्र खींचना से लेकर भ्रमण करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, या दोस्तों के वो बच्चों के साथ जो है प्लेग्राउंड में जाके खेल खेलना, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अगला है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी हो, उपर्युक्त सभी हो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखिए अभी तक जितने भी प्रश्न हैं उपर्युक्त सभी वाले, सभी आंसर सही हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है। ठीक है, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तो संवेदनशील बनाना है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे उन्हें अक्सर नहीं देख पा रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे ऑप्शन है, अभी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। अब तीसरा देखिए, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, ये बात सही है, और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि मतलब वो ऐसा काम ना करें, तो इसके लिए क्या है कि उनको कोई एक विकल्प प्रदान मिल रहा है कि ये कार्य करिए अब आप। तो ये बिल्कुल एकदम सही लग रहा है। अभी आप खुद ही देखिए, 3 ऑप्शन में सबसे बेहतर ये ऑप्शन लग रहा है। डी देखिए, पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए किस तरह का ऑप्शन है, क्या ये सही हो सकता है? पहला ऑप्शन पढ़ लिया हमने। यह ईवीएस यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली बैठे आते हैं। तो मतलब आप बताइए ये ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल गलत हो गया। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बोझ के बिना सीखना? यहाँ पे देखिए स्कूल बैग का कम वजन। अब ये देखिए थोड़ा नॉनसेंस नहीं लग रहा कि इससे संदर्भ में? फिलहाल अभी हम तुरंत ना सही कह सकते हैं ना तुरंत गलत कह सकते हैं, तो अभी होल्ड करते हैं इसको। लेकिन मन कर रहा है कि ये गलत ही है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। अब ये भी देखिए कि ईवीएस में जो है अध्याय, पाठ्य पुस्तकों में अध्याय की संख्या कम हो, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। अबोध का भार कम करने की जरूरत है। लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशंस नीड टू बी रिड्यूस्ड। अबोध, आगे पढ़िए। तो ये अभी तीनों में सही लग रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न देखिए, अगला डी वाला, कि ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। आप देखिए जरा सा भाई इसको कैसे कर सकते हैं इलिमिनेट करके। आधा कम करने की जरूरत है, ये क्या कैसा जवाब हुआ? तो ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से स्कूल के बैग को कम करना ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तकों अध्यायों की संख्या कम करना। तो आप देखिए कहीं ना कहीं डी वाला, बी वाला और ए वाला एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। और इसमें ऐसा तो ऑप्शन नहीं है कि ए बी डी इस तरह मिला के किया जाए। तो बिल्कुल हम एलिमिनेट करके भी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, इवन बिना क्वेश्चन पढ़े भी किया जा सकता है। तो आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? समूह में सीखने का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप समूह का लाभ कब मिलेगा? तो ध्यान से देखिए, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। अब ये कैसा जवाब है? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ठीक है, लेकिन पर्यावरण का अध्ययन आप कर रहे हैं और अलग नहीं किया जा सकता। एक क्लास है तो दोनों को हीन भावना भी आ सकती है, जो जिन बच्चों को आप हटाएंगे उसमें कम प्रदर्शन करने वाले को। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। आप स्वयं बताइए आपको कैसा लग रहा है ये ऑप्शन पढ़ के? लग रहा है ना कि यही होना चाहिए आंसर? तो बिल्कुल यही आंसर सही आंसर है दोस्तों, यही जो है सही आंसर है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना, ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सी। ठीक है, अगला देखते हैं। बाला का पूरा नाम क्या है? ये बाला दोस्तों एक जो हमारे यहाँ, जो हमारे पास ऐसे बच्चे थे, विशेष जरूरत वाले बच्चे थे, उनके लिए एक इनिशिएटिव था जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिल्ड एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, तो ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड का जो है संक्षिप्त रूप है बाला दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक है मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा। जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं महिलाएं जो है क्या है कमजोर है पुरुष की तुलना में, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, रूढ़िबद्ध विचार है और ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीटेट एग्जाम। दोस्तों अच्छे से जो है एग्जाम दीजिए, ठीक है, अच्छे अंक प्राप्त करिए, यही शुभकामनाएं हैं हमारी आपके आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।